नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेशन फायर के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल आपको होमवर्क दिया गया था कि आपको एनसीईआरटी इतिहास क्लास 7th का चैप्टर नंबर 7 पढ़ करके आना है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप इस क्लास में चैप्टर नंबर 7 पढ़ करके आए हैं, क्योंकि जब आप पढ़ करके आएंगे तो पहले से आपको बहुत सारा फैक्ट क्लियर रहेगा। जहां पर समझ में नहीं आएगा आप इस क्लास में समझ लेंगे। जो नहीं पढ़ कर के आए हैं वो इस पूरे क्लास को समझने का प्रयास करेंगे। बड़े ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। पूरा का पूरा फोकस आपको पूरा क्लास में देना है। आपसे 20 मिनट का समय लिया जाएगा। 20 मिनट पूरा का पूरा अटेंशन आप इस क्लास में देंगे, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th इतिहास का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने के लिए तैयार रहिए। चैप्टर का नाम है आपका जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। ये जगह है, इसे जगह कर लेना। एक जगह बसे हुए समुदाय, ये आपका पूरा चैप्टर का नाम है, जिसमें हमें जनजातियों के बारे में पढ़ना है कि कौन सी जनजाति कहाँ पर रहती थी, कहाँ पर निवास करती थी। खाना बदोश वो अपना जीवन निर्वहन कैसे करते थे, इसके बारे में पढ़ना है। एक जगह पर जब लोग बसते थे तो अपने खाने पीने की व्यवस्था कैसे करते थे, उनका रहन सहन क्या होता था, आदि नाना प्रकार के बिंदुओं के ऊपर बड़ा ही डिटेल रूप में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको बिल्कुल अटेंशन के साथ में इस क्लास को देखना है। चलिए, पहला बिंदु है, अगर हम अपवाद को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी कई लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। जो जनजाति लोग थे उनका कोई भी लिखित दस्तावेज आपको प्राप्त नहीं होता था। हालांकि एक दो व्यक्ति ऐसे होंगे, एक दो समुदाय ऐसे होंगे जिनके बारे में हमें लिखित दस्तावेज मिलता है, पर 99.9% जनजातियों के बारे में कोई भी लिखित दस्तावेज आपको नहीं मिलता है। तो फिर क्या मिलता है, हमें वाचिक और मौखिक परंपरा के रूप में इसके बारे में जानकारी मिलती है, और वाचिक और मौखिक परंपरा का ये संरक्षण करते थे। ठीक है? आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। वाचिक परंपरा मतलब कि जो सुनते हुए आ रहे हैं चीज, केवल उन्हीं के आधार पर आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखते हैं। ठीक है? फिर इसके बाद में पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गक्खर जनजाति के लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। गक्खर जनजाति के लोगों का जो मुखिया था उनका नाम था कमाल खान गक्खर। बाद में कमाल खान गक्खर अकबर के मनसबदार नियुक्त हो गए थे। ठीक है? कहने का तात्पर्य यह है कि पंजाब प्रांत में खोखर जनजाति का बोलबाला था। खोखर जनजाति कहाँ पर निवास करते थे? पंजाब में निवास करते थे। पर 14वीं शताब्दी के दौरान उसके बाद में गक्खर जनजातियों का भी यहाँ पर निवास हो गया। तो खोखर और गक्खर जनजाति का निवास स्थान पंजाब है। गक्खरों का सरदार है कमाल खान गक्खर। बाद में बादशाह अकबर ने कमाल खान गक्खर को मनसबदार बनाया था। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन किए जाने से पहले लंगाह और अरघून लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र तक था। ठीक है? तो लंगाह और अरघून जनजाति के जो लोग थे उनका विस्तृत क्षेत्र कौन सा है? मुल्तान और सिंध पर लंगाह और अरघून निवास करते थे। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी। नाम क्या था? बलोच। बलोच का कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम में। जब आप भारत का नक्शा देखेंगे तो भारत के नक्शे में, ठीक है, ये हो जाएगा आपका उत्तर, और आपके इधर के साइड हो जाएगा वेस्ट, यानी कि पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र था, यह क्षेत्र सबसे शक्तिशाली जनजाति बलोच के नाम थी। याद रहेगा आपको? ठीक है, याद रहेगा तो अब आगे बढ़ते हैं, और अगला इंपॉर्टेंट बिंदु है, पश्चिम हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम
और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। ठीक है। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर नागा, अहोम और कई अन्य जनजातियों का पूरी तरह बोलबाला था। यानी कि बात कर रहे हैं हम इस वाले क्षेत्र की। ठीक है। ये जो क्षेत्र है नॉर्थ और ईस्ट वाला जो भाग है, यहाँ पर नागा और अहोम जनजातियों की प्रभुत्व थी। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त कर दिया। इंपॉर्टेंट बिंदु है कि चेर लोगों पर अकबर के किस सेनापति ने आक्रमण किया था। अकबर का सेनापति था मानसिंह। कब किया था? 1591 ईस्वी में किया था। कहाँ पर निवास करती थी? यह बिहार और झारखंड के कई इलाकों में निवास करती थी। अगला है मुंडा और संथाल झारखंड के अलावा उड़ीसा और बंगाल में रहते हैं। ठीक है। ये जो संथाल जनजाति है या फिर मुंडा जनजाति है, झारखंड में निवास करती है। इसके अलावा उड़ीसा और बंगाल में भी मुंडा और संथाल जनजाति निवास करते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली बेराद भी एक जनजाति है जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में निवास किया करती थी। अगला बिंदु है कोल लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ आंध्र प्रदेश में गोंड जनजाति निवास करती थी। दोस्तों यहाँ से प्रश्न सीटेट में पूछा गया है, सो आपको इस पूरे फैक्चुअल पॉइंट को याद रखना है कि गोंड जनजातियों का निवास स्थान था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड जनजाति निवास करती थी। फिर इसके बाद में अगला बिंदु है कि बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। आपके चैप्टर का नाम क्या था? जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो आपने जनजातियों के बारे में पढ़ा कि कौन सी जनजाति कहाँ पर निवास करती थी। अहोम जनजाति उत्तर पूर्वी वाले भाग में निवास कर किया करती थी। कोलिया जनजाति अलग जगह पर निवास किया करती थी। अब जो दूसरा आपका था खाना बदोश, तो खाना बदोश के बारे में अब यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। और सबसे पहले ही आपको बताया गया है कि जो बंजारा लोग हैं सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। उनका कारवा जो है, कारवा या कहने का तात्पर्य है जो उनका काफिला था, काफिला एक तरीके का मान लीजिए, जो उनका भीड़ था उसे टांडा कहा गया है। ठीक है। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। इनका जो समूह था पूरे समूह को टांडा कहा जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का इस्तेमाल बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए किया करते थे। जब अलाउद्दीन खिलजी को अपना सामान बाजार तक पहुंचवाना होता था तो वो बंजारों का इस्तेमाल किया करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरण में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जा करके शहर में बेचते थे। ठीक है। इनका क्या काम था बंजारों का? जो भी अन्न आदि है उसे एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर के बेचना। ऐसा किसके संस्मरण में लिखा है? जहांगीर के संस्मरण में लिखा हुआ है। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्न ढुलाई का काम किया करते थे, एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाया करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे कि कोई भी जहां पर युद्ध हो रहा हो तो युद्ध के लिए सामग्री पहुंचाने का काम भी बंजारा लोगों का होता था। बंजारा का जो कारवा है उनको टांडा कहा जाता था। यह बिंदु भी आप लोगों के लिए नोट करने योग्य है। चलिए अगले बिंदु पढ़ेंगे। बंजारों की टांडा में 14,000 बैल हो सकते थे। एक टांडा में कई परिवार होते थे। बंजारा लोग समूह में टांडा का प्रयोग करते थे। जब वो समूह में रहते थे तो वो टांडा शब्द का इस्तेमाल करते थे। टांडा में 600 से 700 लोग हो सकते हैं। ठीक है। 600 से 700 लोगों का एक पूरा समूह होता था, ग्रुप होता था, जिसे टांडा कहते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज्यादा सफर नहीं करते थे। यहाँ तक कि
ठंडे मौसम में भी नहीं करते थे। ठीक है। अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते थे। भाई जब इतने दूर सफर करेंगे तो खाने पीने के लिए बैलों को भी कुछ चाहिए, तो उनके लिए उनको खुला छोड़ दिया जाता था। फिर खाना बदोश और भ्रमणशील समूह के लोग घुमंतु होते थे। घुमंतु कहने का तात्पर्य है एक जगह से दूसरे जगह पर जाया करते थे अपने काम के लिए। दोनों अक्सर उस जगह लौट करके आते थे जहां उन्होंने पिछले साल दौर किया था। ठीक है। कान से मगरमच्छ कुटिया कौड जनजाति उड़ीसा की विशेष पहचान है। उड़ीसा की विशेष पहचान क्या है? कान से मगरमच्छ कुटिया कौड जनजाति उड़ीसा की विशेष पहचान है। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा अध्यक्ष के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? ब्राह्मणों के अध्यक्ष का एक विचार विमर्श का मिलता है। अगला बिंदु है गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। गोंड लोगों का निवास स्थान कहाँ था? गोंडवाना नामक एक विशाल वन प्रदेश में था। गोंड लोग स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह जगह बदल बदल कर खेती करते थे। स्थानांतरण कृषि क्या होता है? आज आपने यहाँ पर कृषि किया, कल फिर यहाँ पर जाकर के आपको कृषि करना पड़ेगा, परसों यहाँ पर जाकर के कृषि करना पड़ेगा। एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह पर जो किसान खेती करते थे उसको उस खेती को स्थानांतरण कृषि कहते हैं। और ये कौन करते थे? ये गोंड जनजाति के लोग करते थे। अगला है अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है, नोट करना। अकबरनामा में ऐसा उल्लेख मिलता है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में, अकेले गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। समझ में आ गया? अगला बिंदु है राज्य प्रायः गढ़ों में विभाजित था। गढ़कटंगा का जो गोंड राज्य है, सॉरी गढ़कटंगा जो है गढ़ों में विभाजित था। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे। ठीक है। 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 गांव में विभाजित है इसलिए 84 कहा गया। 84 का उप विभाजन बरहोत में होता था। अब इनका विभाजन किस में होगा? इनका विभाजन बरहोत में होता था। ठीक है। जो 12-12 गांव को मिला करके बनते थे। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले गांव था, गांव को 84 भागों में बांटा जाता है। फिर इस 84 को 12-12 गांव में बांटा जाता है जिसे बरहोत कहा जाता है। 84 को 84 और 12 को बरहोत कहा जाता है। अगला बिंदु है गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम साह की उपाधि धारण की थी। यहाँ से सीटेट 2023 में प्रश्न पूछा गया है, सो लाइन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। संग्राम साह की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? गोंड राजा अमनदास के द्वारा। अमनदास, उसके पुत्र का नाम था दलपत। दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबहान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह कर लिया था। ठीक है। दुर्गावती किसकी पत्नी है? दुर्गावती ये दलपत की पत्नी है। ठीक है। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला कर दिया। आसिफ खान के नेतृत्व में 1565 में कहां पर हमला कर दिया? गढ़कटंगा पर हमला कर दिया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई, दुर्गावती की हार हुई। उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत लड़ते हुए उसके बाद मर गया था। सो आपको यहाँ से याद रखना है, एक पॉइंट संग्राम साह की उपाधि, दूसरा बिंदु अवनदास का पुत्र का नाम, तीसरा दुर्गावती कौन थी, और चौथा जो है आसफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने किस पर आक्रमण किया? गढ़कटंगा पर। सो ये 4 फैक्ट आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया करते थे।
अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर के 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर के बसे थे। अहोम लोग कहाँ से आए थे? म्यांमार से आए थे। म्यांमार से आकर के फिर ब्रह्मपुत्र में जाकर के बस गए थे, ब्रह्मपुत्र के आसपास के इलाकों में। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम के कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला कर दिया। बहादुर से बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हो गई थी, लेकिन इस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक नहीं बना रहा था। एक और मुगल हुए हैं मीर जुमला। मीर जुमला ने 1662 में अहोम पर आक्रमण किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट बिंदु है कि अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिखा जाता था वे पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया। इस प्रकार अहोम कुल टूट गया, यानी कि मेंटेन करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर भेजा गया, जिससे कि अहोम कुल आपस में टूट गया। ठीक है, जो इकट्ठा था वो कई भागों में बट गया। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके अमल में लाया करते थे। अहोम समाज कुलों में विभाजित था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अहोम समाज किस में विभाजित था? कुल में विभाजित था। इनके कुल को खेल कहा जाता था। ठीक है, अहोम समाज कुलों में विभाजित था। इनका जो कुल था उसे खेल कहा जाता था। एक खेल में प्रायः कई गांव होते थे। अगला है शिव सिंह। 1714 से 44 के काल में हिंदू धर्म वहां का प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। ये अहोमों की विशेषता थी। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को अपने अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा था। बुरंजी नामक अहोम का एक ऐतिहासिक कृति है जिसे कि अहोमी भाषा में लिखा गया था, फिर बाद में इसी बुरंजी नामक इतिहास को असमी भाषा में लिखा गया था। चलिए आगे पढ़ना है। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध और शिकारी संग्रह जनजाति मंगोल की थी। अहोम राज्य में गढ़ होता था। टांडा में कारवा होता था। जो कारवा था, इन्हीं के कारवा को टांडा कहा जाता था। जो खाना बदोश लोग हैं, खाना बदोश का जो काफिला होता था, कारवा होता था, उसी को टांडा कहा जाता है। श्रमिक में पाइक आता था। सिंह, शिव सिंह में 84 था। 84 कहने का तात्पर्य है ये वाला 84। ठीक है, 84 में विभक्त था। दुर्गावती गढ़कटंगा की रानी थी और ये दलपत की पत्नी थी। ठीक है, दलपत किसका पुत्र था? दलपत था अमरदास का। ठीक है, अमरदास। इसने किसकी उपाधि धारण की थी? अमरदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। यह वाला प्रश्न आपसे 2023 के सीटेट में पूछा गया था। चलिए आगे तीन और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करने करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला था। बुरंजी, जो कि अहोमों का ऐतिहासिक काव्य था, जिसे कि अहोमी भाषा और बाद में असमिया भाषा में लिखा गया था। अहोम लोगों द्वारा लिखी गई यह एक ऐतिहासिक कृति थी। अगला है इंपॉर्टेंट और अंतिम बिंदु है 84 ने इस बात का उल्लेख किया गया है कि गढ़कटंगा में लगभग 70,000 गांव थे, और मैंने अभी आपको बताया है
70,000 गांव को सबसे पहले 84 में बांटा गया है, और इसी 84 को बरहोत यानी कि 12-12 गांव में करके बांटा गया है। तो ये अहोमों का विभाजन था। तो पूरा चैप्टर आपका समाप्त होता है, जो आपका चैप्टर था जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। सबसे पहले आपने पढ़ा कि प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं, जनजातियों का निवास स्थान कहाँ था। दूसरा था आपका खाना बदोश। खाना बदोश में आपको टांडा के बारे में पढ़ा। अकबर उसका प्रयोग किया करता था अपने सामान को शहरों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है। दूसरी बार आपने क्या पढ़ा है, चंगेज खां के बारे में पढ़ा, बुरंजी के बारे में पढ़ा, अहोमों के बारे में पढ़ा, अहोम पर बहुत सारे आक्रमण हुए। तो ये सभी चैप्टर नंबर 7 में दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। सो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आज का चैप्टर आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के पास में भी वीडियो का लिंक शेयर कर देना, और उनसे कह देना कि यहाँ पर इस चैनल पर चैप्टर बाय चैप्टर जो उस चैप्टर का इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी को इंक्लूड करके एक टोटली चैप्टर के रूप में पढ़ाया जाता है। इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा। जब मैं इसका प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो वहां पर ये सभी बातें आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। सो बड़े ही ध्यान से आपने क्लास देखा, उसके लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दोस्तों के पास में शेयर करना। मिलेंगे कल के सेशन में। आपको एक होमवर्क दे करके जाता हूँ। कल सभी बच्चे चैप्टर नंबर 8 पढ़ करके आएंगे। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर का नाम है ईश्वर से अनुराग। ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? ईश्वर से अनुराग चैप्टर का नाम है। दोस्तों, सीटेड में यहाँ से इस चैप्टर से मैक्सिमम 1 से 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आपका हो सकता है इस चैप्टर से 2 नंबर पक्के हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अलवार और नैनार जैसे संतों का उल्लेख मिलता है। सो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको जरूर से जरूर पढ़ करके आना है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद। कल का वेट करूंगा कि कौन कौन पढ़ करके आता है। मिलेंगे कल के सेशन में।